वो प्रोसीजर समझ में आया? तो क्या कहता है वो प्रोसीजर कि भाई बिफोर एंगेजिंग विद योर क्लाइंट, आप उसके साथ एंगेज हो उससे पहले कुछ चीजें हमको देखनी है, कुछ चीजें कंसीडर करनी है, कुछ फैक्टर कंसीडर करने हैं। वो क्या क्या फैक्टर्स है उसकी एक टेबल जो है वो यहाँ पर एक गिवन, एक चार्ट यहाँ पर गिवन है। और जिसके अंदर सबसे पहली चीज ये आती है कि भाई ये सारे वो हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज आती है प्रोफेशनल क्लियरेंस, जिसमें हमने ये समझा कि आपको अपने क्लाइंट के साथ एंगेज होने से पहले जो है उसके लिए पुराना ऑडिटर जो काम कर रहा था उसके साथ कम्युनिकेट कर लेना चाहिए। ठीक है, और उससे पूछना चाहिए कि भाई आपकी फीस आपको मिल गई है, किसी तरह का इश्यू अगर आपको था तो वो सब चीजें आपको पूछना चाहिए। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप ऑब्जेक्टिव हैं, कोई थ्रेट तो नहीं है तो उसको क्या हम एक्सेप्टेबल लेवल तक उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट कितना ऑनेस्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैनेजमेंट में गड़बड़ियां कर रखी है, कोई फ्रॉड वो लोग कर रहे हैं, कोई लॉ है जिसको ब्रीच किया है उन्होंने, इस तरह की उनकी कोई कंप्लेन तो नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो ड्यू डिलिजेंस है, उसके अलावा क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं कि मैं अपने क्लाइंट के लिए ऑडिट कर पाऊंगा। इसके अलावा अगर कोई और दूसरे तरीके का रिस्क हो इसके अलावा फीस आपको डिसाइड कर लेनी है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी आपको देखनी है, इवन आपका रेपुटेशन भी आपको देखना है, और प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट ये आपको देखनी है। ठीक है। अच्छा, कौन सा स्टैंडर्ड डील करता है? स्टैंडर्ड हमारा डील करता है 210। कौन सा स्टैंडर्ड डील करता है भाई हमारा इससे? स्टैंडर्ड डील करता है हमारा 210। ये याद हो गया, ये चीज याद रखनी थोड़ी सी ना, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड में जिनके नंबर याद रहने चाहिए। ये समझ में आ गया, याद हो गया सिंपल सी चीजें। यस सर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो है वो हमारा जो डील कर रहा है उसका नाम है ISA 201, है ना? एक सेकेंड। जो कि ये कहता है कि भाई एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड द कोड ऑफ एथिक्स एंड द कंडक्ट प्रोवाइड गाइडेंस टू द प्रोफेशनल अकाउंटेंट व्हेन एक्सेप्टिंग न्यू वर्क। अच्छा, मैंने कल आप लोगों को इसके बारे में समझाया था कि भाई ये कहता है कि भाई कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपको प्री कंडीशंस जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। वो प्री कंडीशंस क्या है? वो तीन प्री कंडीशंस है। पहली कि भाई हम मैनेजमेंट को समझाएं और मैनेजमेंट ये एक्नॉलेज करे कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेगा, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेगा। इसके अलावा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर व्यू देने का काम करने वाले इंटरनल कंट्रोल है, उनको बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है या ऑडिटर की? किसकी जिम्मेदारी वही है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। और ये समझाएगा कौन उनको? ये हम समझाएंगे कि भाई, और उन्हें ये एक्नॉलेज करना है कि हाँ भाई हमारी जिम्मेदारी। और इसके अलावा ऑडिट क्लाइंट आपका ये एक्नॉलेज करे और ये समझे कि ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऑडिटर को सभी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, एक्सेस देगा उस इंफॉर्मेशन का, और जो भी एक्सप्लेनेशन वो मांगता है वो एक्सप्लेनेशन उसको देगा। ये आ गया था समझ में? क्लियर है यहाँ पर? यस और नो? यस सर। यस सर। ये हम लोग, तुम्हारी क्लास में बच्चे दो कम है ना, क्या नाम है उन दो स्टूडेंट का? एक तो आज वो एक गर्वित भी आता है ना कोई लड़का, है ना? एक गर्वित नाम का लड़का भी आता है शायद, और एक लड़की भी कम आई है मेरे ख्याल से। दो तीन स्टूडेंट कम है आज तुम्हारी क्लास में, ऐसा क्यों है? अच्छा, किसी के शहर में बरसात हो रही है क्या आज? नो सर। हाँ सर। नो सर। मौसम भी खराब नहीं हो रहा किसी के शहर में? हाँ सर। नो सर। दिन के लिए हाँ, निधि कह रही हो रही है सर। निधि, तुम कौन सी सिटी से हो? अच्छा, तुम तो कोटा से ही हो, राजस्थान में स्पेसिफिकली ना, राजस्थान में नहीं वैसे तो। अभी कई सारे स्टेट्स के अंदर जो है यहाँ पे अगले 3 दिन के लिए हैवी रेनफॉल का आज मौसम विभाग ने जारी किया है। तो मौसम थोड़ा खराब तो हो रहा है, पता नहीं, चलो देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ऑडिट कंटिन्यूएंस की। अच्छा, कंटिन्यूएंस कब होगा?
जब आप काम कर रहे होगे तभी कंटिन्यूअस होगा, यस और नो? कंटिन्यूअस कब Yes, होगा? sir. जब हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो भी कंटिन्यूअस हो सकता है। अगर पहले काम किया नहीं है तो फिर कंटिन्यूअस की बात नहीं है। जब फर्स्ट टाइम एंगेज हो रहे हैं, जब पहली बार ही हम मिल रहे हैं तो बात अलग है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस इन्होंने कब की बात की? वंस द एंगेजमेंट इज कंप्लीट द ऑडिट फॉर्म मस्ट रिविजिट द एक्सेप्टेंस कंसीडरेशन अगेंस्ट टू इंश्योर इट इज एप्रोप्रिएट टू कंटिन्यू फॉर द फॉलोइंग ईयर। अब क्या होता है, देखो आप ऑडिट करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए भाई किसी ऑडिटर को आपने 2022 और 2023 के लिए रखा था, इस पीरियड की उसने ऑडिट करी। अच्छा, ऑडिट करेंगे कब? जब 2023 खत्म होगा, चालू होगा, कब कब करेंगे? जब 2023, खत्म होगा। हाँ 2023 मार्च, खत्म नहीं होगा, 2023 मार्च के बाद से हम लोग क्या करेंगे? ऑडिट करना, मतलब 2023 जो साल है उसमें इस पीरियड की ऑडिट होगी। आ गया समझ में? सिंपल सी। Yes, sir. 31 मार्च के बाद वो कंक्लूड तो ऑडिट करनी पड़ेगी ना, तो वो 2023 में कंक्लूड हो जाएगी। तो अब आपने इस पीरियड की ऑडिट करा दी, खत्म हो गया, साल खत्म हो गया। कोई ऑडिटर था, एबीसीएन फर्म थी जिसने आपकी ऑडिट करी, ठीक है। अब ऑडिट इन्होंने कर दी, सब चीजें हो गई। अब हमारा दूसरा चालू होता है साल, दैट इज 2023 और 24। तो अगर ये यहां से उठ करके इस पीरियड की ऑडिट कर रहे हैं, यहाँ ये स्टैंडर्ड जो है वो रोल प्ले करता है। ये कंटिन्यूअंस पे स्टैंडर्ड है कि भाई यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब आप एक पीरियड की ऑडिट कर चुके हो और उसके बाद आप नेक्स्ट पीरियड की ऑडिट के लिए अगर एग्री करते हो, तो फिर इसके लिए भी हमारे पास सर्टेन प्रोसीजर है। वो जो ऊपर पड़ा था वो फर्स्ट टाइम ऑडिट के लिए था, एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू ऑडिट के लिए था, ये कंटिन्यूअंस ऑफ ऑडिट के लिए। आ गया फर्क समझ में? आया ना? Yes, sir. ठीक है, तो 210 अप्लाई जो हमारा स्टैंडर्ड हो रहा था वो यहाँ अप्लाई हुआ था, ठीक है। जो उसने बताया था कि भाई कोई ऑडिट जो है वो स्टार्ट, अगर आप हो रहे हो, एंगेज हो रहे हो, तो 210। बाकी फिर आगे कंटिन्यूअंस के लिए अलग चीजें आ जाती हैं। It is if any significant issue arises during the such as disagreement with the management, doubts of a management, the firm may consider resigning। अब मान लो इस पीरियड में तो आपने काम कर लिया, लेकिन अगर ये 2022-23 के पीरियड में ये कहते हैं कि अगर किसी तरीके का इश्यू अराइज हो गया है, ठीक है, जैसे कि सर्टेन एग्जांपल इन लोगों ने लिया है कि भाई अगर मान लीजिए आपका मैनेजमेंट से किसी बात को लेकर के डिसएग्रीमेंट रहा है। डिसएग्रीमेंट मतलब होता है कि भाई आप उनके साथ एग्री नहीं करते थे, वो किसी बात को लेकर के अड़े हुए थे, आप किसी बात को लेकर के अड़े हुए थे, डिसएग्रीमेंट रहा है पूरे साल। आपको अगर मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट है, डाउट ओवर मैनेजमेंट इंटीग्रिटी, आपको लगता है मैनेजमेंट ऑनेस्ट नहीं है, चोर मैनेजमेंट है ये तो, है ना? तो ऐसे केस में आपको फिर ऑडिट से रिजाइन करने का जो है वो कंसीडर करना, आपको सोचना चाहिए कि भाई इसको हम कंटिन्यू नहीं करें। अगर क्लाइंट के साथ नहीं बन रही है, डिसएग्रीमेंट रहा है, या आपको उसकी मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो डाउट है कि भाई वो चोर है मैनेजमेंट वाला, और जो है सच्चाई नहीं है और इसने ये 50 तरह की चीजें कर रखी है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो है हम इस ऑडिट को कंटिन्यू नहीं करें। क्लियरली बात इन लोगों ने इतनी सी बताई, समझ में आया बस यहाँ पे? यस और नो? Yes, Yes, sir. आ गया। अब इतना सा ही है हमारा कंटिन्यूस के लिए, और कुछ नहीं है, बस ये देखना है कि भी यहाँ ठीक है, इन्होंने अभी इतना ही दिया है स्टैंडर्ड, ज्यादा डिटेल में दिया नहीं। अब नेक्स्ट हमारा आ गया एंगेजमेंट लेटर। अब एंगेजमेंट लेटर बनेगा भाई, मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। चाहे फर्स्ट पहली बार आप किसी अपने क्लाइंट की ऑडिट करते हैं, चाहे उसकी ऑडिट कंटिन्यू करते हैं, दोनों ही केसेस में आप दोनों के बीच में बेसिकली एग्रीमेंट, समझते हो? टर्म सुना है एग्रीमेंट आप लोगों ने? अभी पढ़ रहे हो गया आप लोग, विकास से पढ़ाते हैं, यस और नो? Yes, sir. तो एग्रीमेंट क्या होता है भाई? जो दो लोगों के बीच की कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वही एग्रीमेंट है बेसिकली भाई। आप दो, अगर आपका दिमाग मिल गया, कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, तो वो एग्रीमेंट है। तो अब हम नहीं चाहते कि भविष्य में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट जो है वो ऑडिटर के बीच में और क्लाइंट के बीच में हो, इसके लिए हम लोग बेसिकली एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट।
इस एग्रीमेंट को वी विल कॉल एज एंगेजमेंट लेटर। क्या कहेंगे इस एग्रीमेंट को? बेसिकली हम लोग एंगेजमेंट लेटर। सिंपल सी बात है, ये भी एक तरीके का एग्रीमेंट ही है क्लाइंट और ऑडिटर के बीच। आगे बात समझ में क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Yes. एग्रीमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट ही एक तरीके का, जो बिफोर एक्सेप्ट, बेसिकली जब आप ऑडिट एक्सेप्ट करते हो तो ये लेटर साइन किया जाता है, ऑडिटर ये लेटर बना करके क्लाइंट को भेजेगा। The engagement letter specify the nature of the contract between the firm. The letter will send before the audit commences. ये लेटर आपको पहले भेजना पड़ेगा। एक सेकंड ना। हाँ जी सर। हाँ सर। पता चल जाएगा कैसे सर? अच्छा, इनके पास, ये साइड वालों के पास, विभाग के पास। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। हम्म। हाँ जी सर। ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई अब ये एंगेजमेंट लेटर होना क्यों जरूरी है, इसका पर्पस क्या है। देखो, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्यों होना चाहिए रिटर्न? कॉमन सेंस वाली बात है ना भाई। मैंने आपसे कुछ वादे कर दिए, आपने मुझसे कुछ वादे कर दिए, अब रिटर्न तो कुछ है नहीं। कल को मैंने मना कर दिया कि नहीं भाई, मैंने तो ऐसा कोई वादा आपसे किया नहीं था, मैंने तो ऐसी कोई बात बोली, तो फिर डिस्प्यूट होगा ना, लड़ाई होगी बीच में, झगड़ा होगा, होगा नहीं होगा? ये सुनो। Yes, sir. ठीक है, तो इसलिए Yes, हम ये चाहते हैं sir. कि एक रिटर्न एंगेजमेंट लेटर रहे, ताकि प्रैक्टिशनर और क्लाइंट के बीच में किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। कंफर्म एक्सेप्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट, सेट आउट द टर्म्स एंड द कंडीशंस ऑफ द, तो वो सामने वाला कंफर्म करता है कि हाँ भाई, मैं आपको इन टर्म्स पे एंगेज कर रहा हूँ, और टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। ये बेसिकली पर्पस है इसका। चेंजेस टू द एंगेजमेंट लेटर, क्या इस एंगेजमेंट लेटर में चेंज हो सकते हैं? यस। आप अगर अगर ऑडिट मैंने 1 साल की कर ली, अभी जैसे ऊपर अपने थोड़ी एग्जांपल यहाँ भाई 2022-23 की ऑडिट कंक्लूड कर चुका हूँ। अब जब अगले साल ऑडिट करेंगे, और अगर ऑडिटर को या क्लाइंट को ऐसा लगता है कि यार एंगेजमेंट की शर्तों में कुछ बदलाव किए जाने चाहिए, तो इसको क्या किया जा सकता है? रिव्यू किया जा सकता है। शुड बी रिव्यूड, वैसे करना चाहिए आपको ना इसको हर साल। ठीक है, तो ये आपको हर साल रीइश्यू करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इसको रिव्यू करना है, तो आपको हर साल जो है वो रिव्यू कर सकते हैं। क्लियरली समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. Yes, इसका sir. ISA 210 require that the auditors consider whether there is a need to remind the entity of the existing terms of the audit engagement for recurring audit. Some firms choose to send a new letter everywhere to emphasize the importance to the client. तो अब आपने कभी किया, अब 3-4 साल हो गए, तो अब हो सकता है क्लाइंट भूल जाए, तो उसको रिमाइंड कराओ भाई, देखो मैं इन शर्तों पे आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो वो रिमाइंड कराने के लिए, या फिर आप हर साल जो है वो नया लेटर जारी कर सकते हैं। The auditor should issue a new gift if the scope or context of the assignment changes after the initial appointment of the need to remind the client of the existing terms. तो अगर क्या एक ही पीरियड में 2 बार एंगेजमेंट लेटर चालू किया जा सकता है क्या? अब ये क्या कह रहे हैं कि 2022-23 की ऑडिट है, ये एक पीरियड है, तो अब मान लो कि इस पीरियड में 4 महीने और 4 मंथ ऑडिट हुई, है ना, और 4 महीने की ऑडिट के बाद, मतलब 4 महीने तो नहीं होती ऑडिट वैसे, पर मैं बता रहा हूँ सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, मान लो 4 महीने ऑडिट करिए। अब 5वें महीने में ऑडिटर को लग रहा है कि नहीं भाई, जो है मेरे को जो ऑडिट का जैसा इन लोगों ने बताया था वैसा नहीं है, ज्यादा काम है या जो भी चीजें हैं, अगर उसमें वो चेंज लाना चाहता है, तो आप अपने क्लाइंट से बात करके इवन, ठीक है, नया एंगेजमेंट लेटर भी क्या कर सकते हैं? जारी कर सकते हैं। आफ्टर द इनिशियल अपॉइंटमेंट, इनिशियली अपॉइंट हुआ, काम करना चालू किया, काम करते करते पता चल रहा है कि भाई जो है काम जैसा क्लाइंट ने बताया था वैसा नहीं है, ज्यादा काम है या जो भी चीजें, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? एक नया एंगेजमेंट लेटर भी जारी करके दे सकते हैं। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल सी बात।
तो ये कुछ सर्टेन एग्जांपल दिए, जैसे मान लो कि स्टैट्यूटरी ड्यूटी आपकी चेंज हो जाए, कोई प्रोफेशनल ड्यूटी आपकी चेंज हो जाए, कोई मैनेजमेंट में कोई बदलाव आया है, ओनरशिप में अगर कोई बदलाव आया है, तो ऐसे सर्टेन केसेस में इवन एक ही पीरियड में एक नया एंगेजमेंट लेटर जो है वो जारी किया जा सकता है। बट देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कल भी ये बात समझाई, आज भी समझा रहा हूँ, हर एक दिन ये समझाऊंगा कि आपका ऑडिट और कुछ नहीं है, वो प्रोसीजर्स हैं जो आपको सीखने हैं, ठीक है, ऑडिट करने के लिए। तो फ्रॉम दी वेरी स्टार्टिंग ऑडिट करने से स्टार्ट करने से लेकर के एंड तक के जितने प्रोसीजर्स हैं हम वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। और हर एक प्रोसीजर की अपनी एक इंपॉर्टेंस है जो आपको समझनी है। अब ये एंगेजमेंट लेटर जारी करना क्यों जरूरी है वो हमने समझ लिया। अब हमको ये समझना जरूरी है कि एंगेजमेंट लेटर जो आप बनाएंगे इसमें लिखेंगे क्या क्या, ठीक है। The auditor will agree to the terms of the auditing with management or those charged with governance। तो ऑडिटर जो शर्तें हैं ऑडिट एंगेजमेंट की वो मैनेजमेंट के साथ या जो चार्ज विद गवर्नेंस है, जिनके हाथ में गवर्नेंस उनके साथ एग्री करेगा। और वो जो शर्तें हैं वो आपके ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर रिकॉर्ड करी जाएंगी। बस मेन देखो ये चीज है भाई, जो भी आपके मेरे बीच में डिसाइड हुआ वो हम एक पेपर पे लिख लेते हैं, हम करना ये चाह रहे हैं। आगे की बात समझ में क्लियर है, यस और नो? यस अब सर। बेसिकली आपको किन किन चीजों के बारे में डिसाइड करना है, एक तो आपको स्कोप ऑफ ऑडिट और ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट जो है वो डिसाइड करना है कि भाई हमारा ऑडिट का स्कोप क्या रहेगा, कितना डीप डेप्थ में काम करेंगे, कितना ब्रॉड में आके काम करेंगे, पर्पस क्या होगा ऑडिट का, ऑडिटर की जिम्मेदारियां क्या है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां क्या है, ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा। इसमें आपको एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि अब इंडिया में तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है ना, यस और नो? इंडिया में तो क्या है, अपने कंपनीज एक्ट है, तो आप उसमें आइडेंटिफाई करिए कि हाँ भाई ये जो है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ये पर जो है ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट, अब आपको रिपोर्ट भी तो इश्यू करेंगे, एट लास्ट क्या होगा, एंड देखो कहाँ होती है ऑडिट जो है वो एंड होती है रिपोर्ट इश्यू करने पे। कहाँ एंड होती है भाई वो रिपोर्ट इशू रिपोर्ट इश्यू, करना। रिपोर्ट इश्यू कर दोगे ना तो आपकी ऑडिट जो है वो एंड हो जाएगी। तो वो रिपोर्ट जो इश्यू करेंगे वो कैसी होगी, किस फॉर्मेट में होगी, वो चीज आप बताएंगे। इन एडिशन इसके अलावा ये सब चीजें आपको इंक्लूड करनी चाहिए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशन, लेजिस्लेशन, ऑडिट की लिमिटेशंस आपको बतानी चाहिए उनको, ठीक है। मैनेजमेंट विल प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैनेजमेंट अपने लिखित में मुझे रिप्रेजेंटेशन देगा, किस आधार पे मेरी फीस कैलकुलेट होगी, ठीक है। द ऑडिटर ऑफ सब्सिक्वेंट events after the audit report is signed, एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू नोटिफाई द ऑडिटर, कहने का मतलब है एक बार ऑडिट हो गई, रिपोर्ट बन गई, अब देखो रिपोर्ट बनने के बाद बिजनेस बंद थोड़ा होगा, बिजनेस तो चलता रहेगा रिपोर्ट बनने के बाद भी, यस और नो? ऐसा होगा। यस सर। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि इधर तो ऑडिटर ने रिपोर्ट जारी करी और कल ऐसा कुछ हो गया कि भाई कंपनी के बंद होने की नौबत आ गई। अब ऑडिटर की रिपोर्ट तो कह रही है कंपनी जो है वो आपकी क्या कहते हैं कि स्टैंडर्ड है ना, आप लोगों का आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, वो स्टैंडर्ड क्या कहता है कि हमको बिजनेस को क्या मानना पड़ता है, क्या मानते हैं हम लोग, अकाउंटिंग कब कर सकते हो आप, ये मान के चलोगे बिजनेस हमेशा चलेगा, क्या कहते हैं उसको, गोइंग कंसर्न Going कॉन्सेप्ट। concern। तो अब वो ऑडिटर तो कह रहा है कि भी कंपनी जो है वो गोइंग कंसर्न है, अगले दिन कुछ ऐसा कांड हो गया कि कंपनी बंद होने पे आ गई, तो ऑडिटर की रिपोर्ट जो है वो गलत हो जाएगी। हालांकि उसने जिस दिन तक काम किया जो है उस दिन तक कंपनी गोइंग कंसर्न लग रही थी, लेकिन अगले ही दिन ऐसा कुछ हो गया, तो ऑडिटर इवन मैनेजमेंट से ये चाहता है कि भाई इवन मेरी रिपोर्ट देने के बाद भी अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट होता है जिससे कि मेरी रिपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, या मेरी रिपोर्ट जो है वो ट्रू एंड फेयर नहीं रहेगी, या मेरा ओपिनियन जो है वो गलत चला जाएगा, तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में भी आप जो है अभी से एग्री कर रहे हो, ठीक है। एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू प्रोवाइड ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन टाइम टू अलाउ द ऑडिट टू बी कंप्लीटेड बाय द डेडलाइन, और हम चाहते हैं कि भैया समय से आप हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करें ताकि हम भी समय रहते आपके ऑडिट जो है वो कंक्लूड कर पाए। फॉर्म एंड टाइमिंग ऑफ एनी अदर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द ऑडिट, किस फॉर्म में, अच्छा आपस में कोई कम्युनिकेशन है किसी तरीके का, वो कैसे होगा, किस समय होगा, ये आपको करने। इन सब के अलावा अदर मैटर्स आ गए। अब देखो फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में आप लोगों को ये सब चीजें करनी पड़ेगी। Other matters that the engagement letter may cover include arrangement concerning the involvement of internal auditor and other staff of the entity, ठीक है। तो अगर इंटरनल ऑडिटर्स को आप इन्वॉल्व करने वाले ऑडिट में या कोई दूसरे स्टाफ को
करने वाले हो तो कैसे वो होगा, ऑडिटर की लायबिलिटी से को लेकर के लिमिटेशन हो गई, एनी ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड ऑडिट वर्किंग पेपर्स टू अदर पार्टीज। ठीक है, तो और वर्किंग पेपर एक देखो यहाँ पे एक टर्म है जो आप लोग सीख लीजिए ना, ये बार बार आएगी। अब ना वर्किंग पेपर हम किसको कहते हैं, देखो ऑडिटर काम करेगा ना बेटा अपना, क्या करेगा, ऑडिटर जाएगा तो काम करेगा, यस और नो। यस सर। तो Yes, जब sir. ऑडिट क्लाइंट के लिए काम करता है ना, तो जो उसकी फाइल होती है बेसिकली, इस फाइल को वर्किंग पेपर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन फाइल को हम यहाँ पे, वर्किंग पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं फाइल को, वर्किंग पेपर्स। ये Working paper. ये देखो ना, हर अपनी अपनी ना टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे हम एडवोकेट से हम हमारी अपनी भाषा है, डॉक्टर सबकी अपनी अपनी भाषा होती है ना, जैसे अपनी टर्मिनोलॉजी है। तो आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो साइंस वालों को आपकी बातें कम ही समझ में आएंगी और आपको साइंस वालों की बातें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि हम हमारे सब्जेक्ट से संबंधित भाषा बोलते हैं। ऐसा हो जाता है धीरे धीरे, यस और नो। Yes, Yes, sir. तो अब इसकी ऑडिट की भी अपनी भाषा है। तो ऑडिटर अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो फाइल नहीं कह रहा, वहां पे एक पर्टिकुलर एक टर्म दी गई है, उसको हम वर्किंग पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम यहाँ पे, वर्किंग पेपर। आया समझ में, क्लियर, यस और नो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वर्किंग पेपर को लेकर के कोई अगर ऑब्लिगेशन है कि भाई हम हमारे वर्किंग पेपर्स किसी और दूसरी पार्टी के साथ शेयर करेंगे, वो डिस्क्लोजर वाली बात आ गई यहाँ पे। तो वो चीज इन लोगों ने बोला है कि आप सब एग्रीमेंट में, एंगेजमेंट लेटर में ये भी लिखेंगे। The content of the engagement letter should be agreed with the client before any engagement related work commences। तो कोई भी काम करने से पहले एंगेजमेंट लेटर में क्या लिखेंगे उसके ऊपर आपको एग्री करना है। फिर काम कोई पहले नहीं करना, पहले एंगेजमेंट लेटर जाएगा फिर काम होगा, सिंपल सी बात है। आ गई बात समझ में, यस और नो। Yes, sir. यस सर। क्लाइंट एक्नॉलेज करेगा टर्म्स को, लेटर शुड बी फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टर सिग्नेचर। प्रॉपर्ली उसको फॉर्मली डॉक्यूमेंट किया जाएगा, डायरेक्टर के सिग्नेचर होंगे जो होगा, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई काम करेंगे। ठीक है, अभी एक म्यूरे इन कंपनी का एक सैंपल दिया है हमको, ये एंगेजमेंट लेटर है, इसके ऊपर डेट वेट आ गई है, देखो जैसे एड्रेस आ गया है। ये विम्बल एंड कंपनी ऑडिटर है इसका यहाँ पे ना, और इन्होंने देखो 25 नवंबर 2000 जो भी 14-24 की मान लो, टू दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिस लेटर एंड दी अटैच्ड टर्म्स ऑफ बिजनेस डेटेड सो एंड सो set out the basis which we are to provide services or your and our representative response। अब इन्होंने देखो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, स्कोप क्या किया है, you have requested that we audit the financial statement of Murray Company which comprise statement of financial position as at December 31st, a statement of P&L, statement of changes in equity, statement of cash flow, summary of significant accounting policy। अब ये इन्होंने स्कोप डिसाइड कर दिया है यहाँ पे कि भाई देखो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करेंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा क्या क्या चीजें हैं आपके पास। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके आ गया प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, बैलेंस शीट आ गई, ठीक है, इक्विटी के अंदर कोई चेंज हुआ है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज की समरी आ गई, और अदर इनको हम ऑडिट करेंगे। हमने स्कोप है, हमने बोला कि इसके अलावा हम और कोई चीज ऑडिट नहीं करेंगे, ये हम ऑडिट करेंगे। ये आ गया स्कोप समझ में, क्लियर, यस और नो। Yes, sir. यस सर। है ना। तो जैसे अब मैं कल तुम्हें एक सर्टेन एग्जांपल दे रहा था कि मेरे पास भी कोई क्लाइंट आया, उसने जब मैं केस लड़ने के लिए दिया, अब अगर मुझे पुलिस स्टेशन बुलाएगा तो बोलेगा यार अमन जी आपको फीस इसकी अलग क्यों दूं है। तो मुझे भी ऐसा लगता है मेरे पास भी होना चाहिए ना ये सिस्टम कि मैं भी एंगेजमेंट लेटर, भैया देख इसमें मैं तेरे लिए, अगर तेरा केस है तो रिप्लाई तेरे लिए फाइल कर देंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन इसके बियॉन्ड तेरे लिए कोई काम नहीं करेंगे। तो अगर इसके अलावा कुछ काम कराएगा पैसे जो है वो तेरे को अलग, तो स्कोप आपको पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए। आगे बात समझ में क्लियर है। यस सर। Yes, sir. लास्ट इन लोगों ने इवन ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड किया। देखिए अब हमारे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव होगा ओपिनियन एक्सप्रेस करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, आपका ये हमारा होगा। इसके अलावा इन्होंने ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई है यहाँ पे कि हमारी ये सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, रीजनेबल अश्योरेंस हम लोग देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है, प्रोसीजर्स हम लोग परफॉर्म करेंगे ऑडिट एविडेंस लेने के लिए,
प्रोसीजर्स जो है वो डिपेंड होंगे ऑडिटर के जजमेंट पे, असेसमेंट पे बेसिस पर। ऑडिट ऑल्सो इंक्लूड इवैल्यूएटिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है, ये सारी उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई ये मेरी मेरी जिम्मेदारी है, ये सारी मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है ना, इसको आप लोग वैसे पढ़ भी लेना खुद से ही, ज्यादा कुछ है नहीं। इसके अलावा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से आप बनाओगे, इंटरनल कंट्रोल्स आप बनाओगे, हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओगे। फिर इस पे रिपोर्ट की बात आ गई कि हम जो है आपको रिपोर्ट बना करके देंगे। फीस आ गई है इसके अंदर, हमारी लायबिलिटी की लिमिटेशन, हम कितने जिम्मेदार हैं, ये हो गया। कंफर्मेशन हो गया एग्रीमेंट का, फिर यहाँ पर साइन आ गया है, फिर उनकी एक्नॉलेजमेंट ले लेंगे, यहाँ पर कंपनी का डायरेक्टर यहाँ साइन कर देगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा सैंपल हो गया। आ गया समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. सैंपल है तो ज्यादा कुछ यानी इसको अगर पढ़ोगे तो तुम लोग समझ में आ जाएगा, हाँ भी एंगेजमेंट। और इसके साथ हमारा चैप्टर भी अभी खत्म हो गया है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ है नहीं इसके अंदर। आया समझ में, यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, इसके साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार अपन कल देख लेंगे। ठीक है, और इसको खत्म करेंगे। वैसे तो ज्यादा प्रैक्टिकल कुछ ऑब्जेक्टिव तो है नहीं इसके अंदर क्वेश्चन ज्यादा ना, तो वो अपन कल देख लेंगे एक बार क्वेश्चंस इसके, और इसको फिर आप चैप्टर को खत्म करेंगे, 5th चैप्टर पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है भाई? Yes, sir. ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर, अब हमारे सब ऑडिट प्रोसीजर्स ही हैं सब जगह ना, एक बार मैं बता देता हूँ। अब रिस्क के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना चालू करेंगे। अब जो है वो सब प्रोसीजर्स ही हैं बेटा। ठीक है, सब प्रोसीजर्स ही पढ़ने हैं इसमें आगे। ठीक है, Yes, sir. चलो आज की क्लास को खत्म करें। कोई डाउट यहाँ पे किसी का? नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है?